जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 से एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हमने इसे प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 5 का इंट्रो समझ लिया है, देख लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको पहले देखें, थोड़ा आपको इंट्रो के बारे में समझ में आएगा। उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिख लिया बोर्ड पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एपी एंड वाई। ठीक है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए एपी क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है। ये चीजें उस इंट्रो वीडियो में हमने डिस्कस कर ली हैं, फिर भी आप उसको एक बार देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से कौन सी सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस आएंगे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है जहां पर एपी काम आती है। तो आप इस क्वेश्चन से एक चीज ये भी समझते हैं कि डेली लाइफ में एपी का क्या रोल आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से जो सिचुएशंस दे जा रही है, देयर आर 4 सिचुएशन इन फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट ही लिखा भी, डज द लिस्ट ऑफ ए नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। इनमें से कौन सी सिचुएशन एक एपी बनाती है और क्यों बनाती है, हमें रीजन देख के बताना है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। समझिएगा, 15 रुपीज लग रहे हैं फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट किलोमीटर फेयर, फेयर मतलब किराया हो गया। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना रुपीज है, 15 रुपीज है। बोला इसने 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और इसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये के हिसाब से पे करोगे। मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर किराया होगा ये, फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अब मान लो आप किसी टैक्सी में बैठ गए, उसका किराया 15 रुपये फर्स्ट किलोमीटर का है। अगर आपको 1 ही किलोमीटर जाना है तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर 2 किलोमीटर गए तो 15 रुपये तो आपको देने थे। 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, हर एक किलोमीटर इसके बाद आएगा उसका 8 रुपये के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर तो 15 रुपये फर्स्ट किलोमीटर का, अब 8 रुपये हर एक किलोमीटर जो भी आएगा उसका 8 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा आपको। तो इन दोनों का सम करता हूं मैं 23, यानी मेरे को 2 किलोमीटर का किराया 23 देना पड़ेगा, ना कि 30। कभी तुम सोचो 15 + 15 कर दो ना, वो गलत होगा। अभी और देखो, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए देखो 15 रुपये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए था, फिर उसके बाद एक और किलोमीटर, फिर उसके बाद एक और किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो गए, इनका टोटल करते हैं 31। एक और बात समझो, फेयर फॉर 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 तो था ही फर्स्ट किलोमीटर के लिए, इसके बाद 8 किलोमीटर प्लस 8 रुपीज प्लस 8 रुपीज प्लस 8 रुपीज, देन नाउ 39। फेयर ऑफ टैक्सी आफ्टर ईच किलोमीटर विल बी इज इक्वल टू 15 था, 23, 31, 39। मैं इसको यूं लिख सकता हूं और ऐसे आगे चलता रहेगा ये। ठीक है, अब समझना, मेरे पास जो आया, अच्छा मेरे को क्या करना था कि सिचुएशन को देखना है, लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व। तो मैंने नंबर जो इन्वॉल्व हो सकते थे नंबर फाइंड कर लिए। अब बताना मेरे को मेक एपी एंड वाई, अगर वो एपी बनाता है तो क्यों बनाता है, नहीं बनाता तो भी रीजन देना। आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अब डिफरेंस निकालने का तरीका थोड़ा बदल लेते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। A2 - A1, A2 कितना 23 माइनस कितना 15, कितना बचेगा 8। अच्छा मैं देख के भी समझ में आ रहा है, लेकिन आपको प्रोसेस में करना काम। फिर A3 - A2 करते हैं, A3 कितना 31, A2 23, इसको डिफरेंस करके देखो 8 आएगा। फिर करेंगे A4 - A3, तो वो 39 - 31 और ये आएगा आपका फिर से 8। अब देखो इसको आप देख पा रहे हो, हम डिफरेंस को इंट्रो वीडियो में देख के आए थे, डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, लेकिन इन सबको मैं डी लिखता हूं तो ये तो सेम सा दिखेगा। इसको D1 यानी पहला डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस है ना, D1 D2 D3 लिख सकते हैं। तो बिकॉज D1 = D2 = D3, सबके सब कितने आ रहे हैं मेरे 8, सो इट इज एन एपी। या भी लिख सकते हैं सो टैक्सी फेयर फॉर्म एन एपी, कि जो टैक्सी फेयर वाली सिचुएशन है वो एक एपी को फॉर्म करेगी। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हो गई। ये 4 क्वेश्चन एक तरफ है, इनमें लगने वाला टाइम एक तरफ है, बाकी पूरी एक्सरसाइज एक तरफ है ना। यहाँ पे लैंग्वेज का काम होने वाला है कुछ। आपको यहाँ बताना है अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में जितना अमाउंट है एयर का, यानी एयर जितनी भी है, वह ना वैक्यूम पंप रिमूव, एक वैक्यूम पंप से रिमूव कर दिया जाता है, को बाहर निकाल लिया जाता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मान लीजिए सिलेंडर है, इसमें एयर भरी हुई है, एक वैक्यूम पंप लगाकर इससे सिलेंडर से एयर बाहर निकाली जा रही है। कितनी निकाली जा रही है, 1/4 एट ए टाइम। हर बार एक बार 1/4 निकाली जाती है। जैसे मानो फर्स्ट टाइम 1/4 निकाली, फिर दोबारा से इसमें सिलेंडर निकाल, फिर जितनी भी एयर है उसका 1/4 दोबारा निकाल लिया। इस कैसे होगा, देखो इसमें आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ एयर कितनी है, तो मैं मान सकता हूँ। ठीक है, लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, हमने मान ली सिलेंडर में x एयर है, लेकिन देखो यहाँ पे एयर है तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन हो जाता है। वॉल्यूम में आपको यूनिट क्यूब और लिख लेना चाहिए पीछे ना। आपने कोई जो एयर मानी है वो कोई यूनिट क्यूब है, जैसे सेंटीमीटर हो सकता था, मीटर हो सकता था। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, आप समझना। x हमने मान ली है इसकी एयर। अब समझना, रिमूव एयर फर्स्ट टाइम, पहली बार एयर रिमूव करी जा रही है, तो भाई साहब कितनी रिमूव करनी है, वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। अभी शुरुआत में सिलेंडर पूरा भरा हुआ है जिसमें x अपनी एयर है और उसका 1/4 रिमूव करना है, तो पहले हमें ना x का 1/4 निकालना पड़ेगा। तो x का 1/4 कितना होगा, इंटू 1/4 करो तो x/4 बनता है। यानी रिमूव एयर फर्स्ट टाइम, कितनी एयर रिमूव करी जाएगी फर्स्ट टाइम में, x/4, तो बचेगी कितनी, सो रिमेनिंग होगी, देखते हैं। ये होगी अपनी पहले x थी, अभी x/4 को रिमूव कर लिया तो कम हो गई, यानी माइनस करूंगा भाई। तो एलसीएम लेते हैं, 4 का x से हो गया 4x माइनस x/4। मैंने एलसीएम लिया ना नीचे 1 लगाकर, कितना बचेगा 3x/4। समझ रहा मैं यहाँ साथ साथ में लिखता हुआ चलता हूँ कि मेरे पास शुरुआत में x एयर थी, इतनी रिमूव हुई, तो अभी कितनी बची है 3x/4। अभी तो मैंने एक ही बार रिमूव करी है, एक बार और करके देखते हैं। रिमूव एयर सेकेंड टाइम, अभी सेकेंड टाइम रिमूव करने जा रहा हूँ एयर,
तो 1/4 करनी पड़ेगी। किसका 1/4? रिमेनिंग एयर का, जो सिलेंडर बची हुई, तभी रिमेनिंग कितनी है 3x/4 है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ देखो 3x/4 है। इसका 1/4 करो, 1/4 करेंगे कितना बनेगा 3x/16, 3x का 1 से 3x 4 का 4 से 16, यानी अब कितनी बचेगी रिमेनिंग एयर इतनी थी, यानी 3x/4 थी, उसमें से रिमूव कर ली जा रही है कितनी 3x/16। ये दोनों स्टेप साथ हैं, ये दोनों स्टेप साथ हैं। इसमें हम पता कर रहे थे पहले x थी, इतनी रिमूव करी तो बची इतनी, अब इतनी बची हुई है, इसमें इतनी रिमूव करी तो माइनस करके बताएं कितनी बची है। तो एलसीएम लगाते हैं इसका 16, 4 का डिवाइड किया 4, 4 का 3 से 12x, माइनस 16 का डिवाइड किया 1, 1 का 3x से 3x, तो 9x/16। मेरे पास थर्ड जो स्टेप पे नंबर आ रहा है बन करके 9x/16 आया। ठीक है दोस्तों, अब समझना मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने एयर मानी x, उसके बाद पहली बार 1/4 निकाल दिया तो x/4 निकल गई, तो बची कितनी 3x/4। फिर सेकंड टाइम पता किया कि सेकंड टाइम जो रिमेनिंग है 3x/4 है ना, उसका 1/4 कितना होगा 1/4 इतना होगा। फिर इसको दोबारा से रिमूव किया, रिमूव करने के बाद रिमेनिंग कितनी बची 9x/16। तो मेरे पास 3 टर्म्स आ गए। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था 3 टर्म्स बहुत होते हैं आपको एपी चेक करने के लिए, तो इसके आगे मैं डॉट डॉट लगा देता हूं, मैं चेक करूंगा एपी है कि नहीं। आपको ध्यान है पिछले बार में क्या किया था अपने a1 a2 a3, तो मैं d1 निकाल रहा हूं a2 a1। जब भी आपको एपी है या नहीं चेक करना तो ऐसे माइनस करके करना। 3x/4 है a2 माइनस a1 है कितना x। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम लगेगा 4, 3x 4 का इससे डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई होगा 4x, तो बचेगा -x/4, क्योंकि 3x में से 4x माइनस होंगे तो -x/4 बचेगा। ऐसे मैं d2 निकाल के देखता हूं, ये होगा a3 माइनस a2। a3 कितना है 9x/16, a2 कितना है 3x/4। अभी आप देखो एलसीएम कितना आएगा 16, तो ये 9x बचा, 4 का डिवाइड किया 3 को 3 से किया, सॉरी 4 का डिवाइड किया 4 को 3 से किया 12x, तो बचेगा कितना -3x/4। आप मुझे बताओ क्या फर्स्ट और सेकंड जो डिफरेंस आया d1 d2 क्या वो सेम है क्या? नहीं है दोस्तों, सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो इट नॉट फॉर्म एन एपी, ये एक एपी फॉर्म नहीं करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको कि यार कैसे कैसे x मान के कर दिया, तो इसको थोड़ा सा एक सिंपल वे में और समझते हैं। मैं एक नंबर से आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। बाय द वे देखो डिफरेंस सेम नहीं है, सो एपी नहीं है। अगर डिफरेंस सेम होता मतलब जैसे -x/4 आ तो नीचे भी सेम आना चाहिए था -x/4, या नीचे -3x/4 है तो ऊपर भी आना चाहिए था, तो एपी हो जाती है, अदरवाइज एपी नहीं है। यानी ये सिचुएशन एपी क्रिएट नहीं करती है। देखो दोस्तों, अभी जो हमने क्वेश्चन समझा था x मान करके, इसी क्वेश्चन को मैं न्यूमेरिकल नंबर से समझा के दिखाता हूं आपको। लेट द एयर इन सिलेंडर, और अभी आप कितना भी मान सकते हो, मतलब 30 मान सकते हो, 40 मान सकते हो, 50 कुछ भी मान सकते हो, कोई भी नंबर मान सकते हो। मतलब आप ये मत सोचना कि मैंने 40 क्यों माना, आप 50 60 40 मत मानो, चलो यार कुछ भी मान लो, जैसे मान लो 200 मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो 200 यूनिट क्यूब मैंने एयर मान ली है। अब देखना, रिमूव 1/4 फर्स्ट टाइम, पहली बार एयर की जा रही, रिमूव 1/4, तो 200 का 1/4 कितना होगा दोस्तों 50 होगा, यानी 50 एयर इसमें से रिमूव करी जाएगी, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी रिमेनिंग एयर। पहले 200 थी, अभी 50 माइनस की जा रही है, तो 150 बचेगी रिमेनिंग। तो ये स्टेप एक साथ है, यानी मेरे पास 200 एयर थी, उसमें से 1/4 माइनस कर दिया, यानी 50 माइनस कर दिया, तो कितना बचा यार 150। और करते हैं आगे, रिमूव 1/4 सेकंड टाइम, अभी दूसरी बार रिमूव करी जा रही है, तो दूसरी बार अभी 150 बचा हुआ अपने पास, उसका 1/4 करते हैं, 4 से डिवाइड करो भाई, 4 3 12 और 3 और 0 4 7 जा 28.5, 37.5 बच रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा देखते हैं, रिमेनिंग एयर अभी 150 बची हुई थी, उसमें से 37.5 एयर और जा रही है, तो आपका बचेगा 112.5, इतनी एयर बचेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 112.5 ये एयर बची। अब आप गौर से देखो, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50 है? क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50 है? सेम है क्या? नहीं है, कितना है 37.5, हाँ ये माइनस लिखना भूल गया था मैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस -50, उन दोनों के बीच का डिफरेंस -37.5, तो क्या ये सेम है भाई? सेम नहीं है, तो एपी नहीं है। अब इसको आप किसी भी नंबर से कर सकते हो भाई, किसी भी नंबर से आप चाहो जिस नंबर से कर सकते हो, दोनों ही मेथड सही है। देखो पहले जो मैंने x मान के बताया ना, वो अल्टीमेट मेथड है, उसमें कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती, कोई नहीं निकाल सकता, बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो नंबर वाला मेथड हमें इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, जो x आ जाता है वहां पे प्लस माइनस करने में दिक्कत आती है, सो व्हाट हमें ये इजी लगता है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, अगर आपको देखो बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप इससे मान के कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 200 लिया है, आप देखो 200 भी चलो भूल जाओ, आप यूं कर लो कि जो आपको इजी नंबर लगता है ना भाई वो ले लो। जैसे ना मैं यहाँ पे मान लो 80 लिख लेता, तो सबसे पहले 80 का 1/4 रिमूव करने वाला हूँ, तो कितना होगा 20। अभी 80 में से 20 एयर माइनस होगी तो कितनी बची 60, यानी मैं 80 से शुरुआत में मेरे पास 80 एयर थी, अभी 60 बची, 1/4 रिमूव कर दी। अब 60 का 1/4 करते हैं तो ये कितना आएगा 15। अब 60 में से 15 माइनस करो तो 45 यानी 45 बची, तो इस बार 45 बचे। बताओ कितने नंबर आसान है? तो यहाँ पे डिफरेंस 20 का माइनस, यहाँ -15 का है, ये सेम नहीं है, सो ये एपी नहीं बनाएगी। मैंने x माना था तो भी एपी नहीं बनाई थी, 200 माना तो भी एपी नहीं बनाई, 80 माना तो भी एपी नहीं बनाई, कुछ मान लो एपी नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ से दोनों में से कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें बहुत अच्छे से क्लियर है तो एक्स का लेके चलेंगे, अगर थोड़ी दिक्कत आती है तो आप नंबर लेके कर सकते हो, वही सही तरीका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। एक कुआं खोदा जा रहा है, उसमें डिगिंग कॉस्ट की बात हो रही है। व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ फर्स्ट मीटर डिगिंग कॉस्ट, डिग मतलब खोदना ना, कितनी रुपीज है यहाँ पे? फर्स्ट मीटर का जो डिगिंग कॉस्ट है 150 रुपीज है ना, फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड द राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर।
अब पहले मीटर में जब खोदा है ना तो 150, जैसे मुहूर्त लगा दिया मान लो, तो मुहूर्त में थोड़ा 1-2 मतलब 100 रुपये ज़्यादा ले लिया, उसके बाद हर मीटर में 50 रुपये इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट मीटर डिगिंग कॉस्ट 150, आप समझना। सेकंड फॉर 2 मीटर डिगिंग कॉस्ट, भाई देखो 150 तो फर्स्ट मीटर, भाई 2 मीटर अगर खोदना है तो पहले मुहूर्त लगा 150 तब ले लेगा, उसके बाद 50 रुपये इंक्रीज करता है, राइज करता है, तो टोटल कितना कॉस्ट लगा 200। फॉर 3 मीटर डिगिंग कॉस्ट, 3 मीटर डिगिंग कॉस्ट क्या हुआ 150, तो फर्स्ट मीटर के लिए लग ही रहा है, फिर सेकंड के लिए 50, फिर थर्ड के लिए और 50, तो मिला करके 250। तो बस 3 नंबर्स बहुत है यहाँ पे, हम इससे आइडिया लगा सकते हैं। सो मेरे पास पहला नंबर 150 था, फिर 200 था, ये 250 था। इनको आप गौर से देखें, इसको A1, इसको A2, इसको A3, मैं D1 निकालूंगा जिसको A2 माइनस A1 बोलेंगे हम भाई, A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150, तो कितना बचा 50। फिर D2 निकालूंगा A3 माइनस A2, A3 में से A2 यानी 250 में से माइनस करूंगा 200 को, तो ये भी कितना आएगा 50। अब इससे आगे अगर नंबर को पता करो 300 आएगा, फिर 350, फिर 400 ऐसे चलेगा, तो सबका डिफरेंस सेम जा रहा है, यानी D1 इक्वल टू D2, ये आया 50। सो यहाँ जो कंडीशन है डिगिंग कॉस्ट इज फॉर्म एन एपी, जो डिगिंग कॉस्ट की बात हो रही है वो एपी फॉर्म करता है। देखो दोस्तों, हमें ये चीजें करने में इतना टाइम नहीं लगता, हमें टाइम क्यों लग रहा है, इसने बोला कि पहले चेक करो नंबर एपी बनाता है, बनाने के बाद बताओ क्यों बनाता है, तो एपी बन रही है, फिर क्यों बन रही है, हमने रीजन दिया कि उसका डिफरेंस सेम जा रहा है इसलिए एपी बन रही है। एपी का रीजन क्या होता है, आपने अगर इंट्रो वीडियो से समझा है तो एपी क्या होती है, एपी होती है जहां पे डिफरेंस सेम होता है। देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, तो हम फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन में आ चुके हैं और यहाँ भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आपको ना इंटरेस्ट भी निकालना सिखाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा, है ना। आपको सिंपल इंटरेस्ट तो आता होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिखाने वाला आपको। तो देखिएगा, अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, यानी जो अमाउंट आएगा हर साल का, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, तो प्रिंसिपल है 10,000 रुपी, और यहाँ पे जो रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है वो है 8% पर एनम, पर एनम मतलब हर साल के 8%। ये जो रेट होती है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो मंथली भी हो सकती है, 3 मंथ्स की भी हो सकती है, 6 मंथ की भी हो सकती है, लेकिन 8% पर मंथ है। आप अगर अर्लियर क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के आए तो वहाँ पे चीज़ आपने पढ़ी होंगी। अब मेरे को जो अमाउंट बनेगा हर साल का उसको चेक करके बताना वो एपी है कि नहीं है। चलो देखते हैं शुरुआत से। सबसे पहले मेरे पास 10,000 रुपये है, तो अमाउंट 1 ईयर, एक साल बाद, जैसे आपने 1 जनवरी को पैसा डाला, अब 31 दिसंबर को आपका 1 साल पूरा होगा, तो 1 साल बाद आपका पैसा क्या हो रहा है। तो आपको पहले सीआई का फॉर्मूला समझा देता हूँ। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला बनता है, अमाउंट इक्वल टू द प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर में टाइम यानी टी, ठीक है। पी से प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 पावर में टाइम, तो अमाउंट ऑफ आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, सबसे पहले पी यानी प्रिंसिपल 10,000 है मेरे पास, ब्रैकेट 1 प्लस ऊपर आर यानी रेट 8 बाय कितना 100 और पावर में टी यानी टाइम, भाई कितने ईयर्स की बात हुई है 1 ईयर, एक ही साल की बात है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो 10,000 100 100 और 8 108 बाय 100, 0 से 0 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई होकर के पहली जो ईयर आपकी कंप्लीट होगी तो उसमें आपका 10,000 रुपी इस इंटरेस्ट से 10,800 रुपी हो चुका होगा। फिर चलते हैं आगे, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ पे हम 2 साल बाद चेक करेंगे अमाउंट क्या होगा। सेम काम करना, पी से प्रिंसिपल कितना 10,000 इंटू वही 1 प्लस रेट कितनी 8 बाय 100 और पावर में यहाँ पे 2 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स की बात हुई है, 2 साल बाद क्या सेम बनेगा ये देखना। तो 10,000 सेम, इसको सोल्व करा, जैसे 108 आया था वही 108 बाय 100, लेकिन यहाँ पे पावर 1 था तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 4 0 4 0 से कैंसिल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 664, है ना। अब मेरे पास जो 3 टर्म्स बन गए, देखो पहला ये था, सेकंड वो, थर्ड ये, तो इन्हीं से मैं चेक करके बता सकता हूँ कि मेरा ये एपी होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं। सो 10,000 कोमा, दूसरा नंबर था 10,800 कोमा, थर्ड नंबर था 11,664। अब देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितना है, इसको A1 नाम दिया, इसको A2, इसको A3, और ये ऐसे आगे चल सकता है, लेकिन हमने यहाँ तक निकाला है, ठीक है। ये सीक्वेंस जरूर है लेकिन एपी है कि नहीं चेक करते हैं। मैं निकाल रहा हूँ D1 जो होगा A2 माइनस A1 यानी 10,800 माइनस 10,000, तो ये इक्वल टू में आया 800, ठीक है दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि D2 कितना आएगा, A3 माइनस A2, A3 कितना है 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800, माइनस करते हैं 4 6 और ये 8, क्या ये और ये सेम है, नहीं है सेम। सो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर डज नॉट फॉर्म एन एपी, समझना, यहाँ से आपको लैंग्वेज लिखनी चाहिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर डज नॉट फॉर्म एन एपी, क्योंकि सेम नहीं आया भाई, एपी नहीं बनी, और एपी कंडीशन क्या होती है, कॉमन डिफरेंस आपका होना चाहिए सेम। तो ये था हमारा फर्स्ट कंप्लीट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन ही है बस जो इतना बड़ा है, बाकी सारे बहुत बहुत छोटे हैं। देखते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हमने कंप्लीट देख लिया है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होने वाला है, यहाँ से देखो 5.1 बहुत बेसिक है और इसकी जरूरत आपको 5.2 और 3 करने में बहुत पड़ने वाली है, तो 5.1 को इग्नोर मत करिएगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इससे ही आप आगे की एक्सरसाइज कर पाओगे। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, अब आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखना सिखाएंगे हम। एपी के पहले 4 टर्म कैसे लिखते हैं, व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी, फर्स्ट टर्म ए गिवन है,
कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, एज गिवन एज फॉलोज, नीचे दे रखा है। यहाँ 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो दोस्तों, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 है तो हम आइडिया लगाते हैं पहला टर्म 10, तो अगला 10 प्लस कर दो 20, फिर 10 प्लस कर दो 30, फिर 10 प्लस कर दो 40, फिर 10 प्लस कर दो 50, ऐसे 4 टर्म हो जाएंगे। पर हमें एक प्रोसेस टर्म जिसको हम ए भी लिखते हैं और A1 भी लिखते हैं की बात है, तो हमें कितना दे रखा है 10, फिर हम सेकंड टर्म बताएंगे, फिर हम थर्ड टर्म बताएंगे, फिर हम फोर्थ टर्म बताएंगे। तो ऐसे जब हम कर चुके होंगे तो राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी हो जाएगा, पहले 4 टर्म ये है। अब आपको एक सिचुएशन समझनी है, यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा आगे, वो 5.2 में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, लेकिन अभी के लिए उस फॉर्मूले से हमें कुछ इक्वेशंस बनानी होंगी। मान लो n की जगह कोई 5 लिख दे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 5 - 1 × d, यानी शॉर्टकट में बात करें तो a + 4d बन जाएगा क्या। और सुनो, अगर n की जगह कोई 10 लिख दे तो a सेम n की जगह 10 लिखेगा 10 - 1 × d, यानी क्या बनेगा a + 9d। अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों केसेज में अगर मैंने 5 लिखा था तो 4d बन गया, 10 लिखा था तो 9d हो गया, एक कम हो गया। तो a2 लिखूंगा तो क्या बनेगा a + d, a3 लिखूंगा क्या बनेगा a + 2d, a4 लिखूंगा क्या बनेगा a + 3d। सोच के देखो, अगर इसी प्रोसेस को मैं अपनाऊं a100 लिखूं तो क्या a + 99d बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। a50 लिखूं तो a + 49d बनेगा, यानी हर बार यहाँ पे 50 है तो एक कम हो जा रहा है, हर बार एक नंबर में से एक कम कर रहे हैं। तो ये हमने इक्वेशंस बनाई डायरेक्ट, ठीक है, अब बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस d कितना है 10, तो हमारा नंबर बन रहा है 20। अगले केस में a रखूँ तो 10 रखूँ, प्लस 2 है आगे, d रखूँ फिर 10 रखूँ, 10 का 2 से 20, 20 और 10 कितना 30, फिर a रखूँ 10 आए, फिर प्लस तो प्लस, फिर 3 है तो 3, फिर d कितना फिर से 10, 10 का 3 से 30, 30 और 10 कितना 40। सो जो AP के 4 टर्म बने वो ये हैं, पहले तो है 10 ऑलरेडी था अपने पास, फिर 20, 30 और 40। अगर आपको पीछे आंसर की में 50 और दे रखा है तो वो एक 50 टर्म होगा ना, आप चाहो तो निकाल सकते हो, बाकी 4 टर्म हो गए, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म यही होंगे। ठीक दोस्तों, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमें a - 2 और d0 मिल रहा है, तो a या कहें या a1 कहें, वो हमारे पास -2 है। सेकंड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे और फोर्थ टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म का इक्वेशन a + d अभी अभी बनाया था, थर्ड टर्म का a + 2d, फोर्थ टर्म का a + 3d। वैल्यूज रख देते हैं, a है -2 प्लस d कितना है 0, क्या बनेगा बच्चों -2 बचेगा। फिर a है -2 प्लस 2 और d कितना है 0, तो क्लास ये मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा, -2 में ऐड करो, -2 ही रहना है। फिर a है -2 प्लस 3, d है 0, तो इस बार भी -3 का 0 से 0 हो गया, 0 को -2 में ऐड किया -2। सो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, पहले 4 टर्म कौन होंगे -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2, ठीक है। ऐसे और भी निकल सकते हैं, ये .3 लगाने आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी ऐसे लोग सोचते हैं कि यार इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा तो AP नहीं होगी। अगर कोई लिखे ना आपके पास कि 1 1 1 AP है क्या, ऑब्वियस सी बात है वो AP है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 0, यहाँ डिफरेंस 0, तो हमारी AP कब होती है जब डिफरेंस सेम होता है, तो डिफरेंस सेम, अब 0 भी एक डिफरेंस ही है तो सेम है, तो AP है। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, a4 है d - 3 है, तो हम तो a1 लिखेंगे तो 4 है, a2 a + d बनेगा, a कितना है 4, d कितना है -3। दोस्तों ने कुछ किया देखो यहाँ पे चेंज, a था a लिखा, प्लस लिखा, फिर d को ब्रैकेट में डालिए, बहुत जरूरी है आपकी कैलकुलेशन सही करने के लिए। 4, ये दोनों अपोजिट साइन है -3 तो 1। अगर आप लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में बेसिक में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसकी स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। यानी आपको ना जो नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है बिल्कुल नहीं आएगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं आएगी। a3 की इक्वेशन बनेगी a + 2d, a है 4 2 और d है -3। देखो जहां जो चीज रिक्वायरमेंट है वही रख रहा हूं मैं, एक की जगह a, d की जगह d, तो 4 3 2 जा -6, अभी कितना बचेगा -2। और चलते हैं और टर्म a4, a + 3d बनेगा, a तो 4 3 d -3 है तो 4 3 3 जा -9, तो क्या बनेगा -5। सो 4 टर्म कौन सा बने, एक तो 4 आया, एक 1, एक -2, एक -5। इससे आगे भी निकाल सकते हैं, बाकी हमें अभी यही बताने थे। तो हम आ गए सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन पे। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, वही काम करना है। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, तो हम फर्स्ट टर्म देख रहे हैं -1 है, हम सेकंड टर्म निकालेंगे जो a + d लिखेंगे। a तो -1 है और d कितना है 1/2। अभी देखो अगर कैलकुलेशन की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस पर। फिर भी अगर नहीं है तो सीधा सीधा आंसर आ जाना है, 2 1 जा 2, मतलब एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्टली, तो -2 + 1/2 ये बचेगा -1/2। आप एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं इसको। a3 a + 2d लिख सकते हैं, a -1 है 2 है और d 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, -1 + 1 ये आपको देगा 0, ठीक है दोस्तों, ये आपको दे रहा है 0। इसके बाद a4 देखेंगे, a + 3d, a आपका -1 है 3, d 1/2 है, तो इसको -1 + 3/2 लिख सकते हो, 3 1 जा 3 लिखोगे ना तो 3/2। अब इसको एलसीएम लोगे तो -2 + 3/2 और इसको सोल्व करोगे तो 1/2। सो व्हाट, मेरे पास नंबर फर्स्ट वाला -1 था, सेकंड वाला -1/2 था, फिर था 0 और फिर था 1/2। आप गौर से देख के एक चीज़ और बताओ यहाँ पे मुझे कि ये AP इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, कमेंट करके बताना। यहाँ पे आते हैं, अगर अपने पास यहाँ पे a और d डेसिमल में आ गए तो कोई टफ थोड़ी हो गया। फर्स्ट टर्म तो दे ही रखा है, फर्स्ट टर्म कितना है -1.25। मैं फर्स्ट टर्म को a1 भी लिखता हूँ और a भी लिखता हूँ, आप इंट्रो वीडियो से पता करके आए होंगे, नहीं है पता तो आप ध्यान रखिएगा, a भी लिखते हैं फर्स्ट टर्म को और a1 भी लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं। a + d, तो a कितना है -1.25 प्लस d कितना है, ये फिर से ही हुई है। अब बच्चों को दिक्कत आती है यहाँ पे ऐड वगैरह की भी, बहुत सिंपल करके बताता हूँ आपको। 1.25 प्लस और माइनस -0.25। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ डेसिमल है क्या, पहले तो देखो कब भूलना है। डेसिमल यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट छोड़ के, यहाँ पे पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है। जब सेम डिजिट छोड़कर डेसिमल हो तो भूल जाओ डेसिमल है क्या। अब मेरे को ये 125 नजर आना चाहिए, 25 125 और 25 माइनस के तो माइनस का 150 बनेगा, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल था तो 2 डिजिट छोड़ के लगा दो, ये आपका a2 बन गया।
अगर आपको लगता सही तो थोड़ा सा ट्रिक टाइप का हो गया तो आप भाई ऐड कर लो यार, 1.25 और प्लस में 0.25, 5 5 10, तो ये कैरी हो गया 5 हो गया A1, तो वही आना है भाई। A3 आएगा A प्लस 2D, A माइनस 1.25 प्लस 2D, फिर से वही देखो आप जित ये प्लस और माइनस माइनस होना 2 का मल्टीप्लाई करूँ, थोड़ी देर के लिए फिर से भूल गया डेसिमल, 25 का 2 से मतलब 25 का 2 से करूँ 50, डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के लगाएंगे तो ये बना। अब दोनों में 2 डिजिट छोड़ के तो 125 और 50 मतलब 175 बनेगा, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, ये माइनस का ही बनेगा। ये मैंने इसके देख लिया यहाँ पे 3 टर्म्स, मेरे को 4 निकालने थे, फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आप मुझे क्लास निकाल के बताएंगे कमेंट में। फोर्थ टर्म आपका क्वेश्चन है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन 5.1 का नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छी मेहनत करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी मेहनत का आपको नहीं मिल रहा तो जरूर मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर आप दिल से मेहनत करिए, काम को बड़े प्यार से करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।